हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का 2003 का पेपर। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ये अप्रैल 2003 में सेकेंड ईयर जीएनएम सेकेंड ईयर का पेपर है। ये जीएनएम सेकेंड ईयर एमएसएन फर्स्ट का, ठीक है। तो एमएसएन फर्स्ट का है, तो इसमें पहला क्वेश्चन था डिफाइन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी डेफिनेशन लिखनी है, शॉक की डेफिनेशंस। हेमोप्टोसिस क्या होता है, एरिथमिया क्या होता है, प्लेबाइटिस क्या होता है, कोरिया क्या होता है, मैलिग्नेंसी क्या होता है, रिदमास, थोरेसिंथेसिस, पर्नीशियस एनीमिया, इन्फ्लामेशन और हाइटस हर्निया। ये एक नंबर के क्वेश्चन थे जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं डेफिनेशन के रूप में। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस, हेमोप्टोसिस और हेमेटमेसिस, इसमें डिफरेंस क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया में डिफरेंस क्या है, बर्न और स्केल्ड में डिफरेंस क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है 2 नंबर के, जो 6 नंबर का हो गया टोटल। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या होता है, 2 नंबर का है। उसके बाद में विच फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कौन से फैक्टर है जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के लिए अफेक्ट करते हैं। तो 5 नंबर का था क्वेश्चन है, 5 नंबर का। और डिस्क्राइब प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी, इसका प्रिवेंशन और ये भी 5 नंबर का है। तो ये टोटल जो है 12 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चंस, राइट द थेरेपेटिक डाइट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। तो कौन सी डाइट है, डाइट इन द डायबिटिक पेशेंट को कौन सी डाइट देते हैं, हेपेटाइटिस पेशेंट को कौन सी डाइट देते हैं, और एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट को कौन सी डाइट देते हैं, इसके बारे में। उसके बाद में राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट विथ कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी पेशेंट की नर्सिंग केयर क्या करनी है, पेज मेकर क्या होता है, हॉटकिन डिजीज क्या होती है, इसके बारे में। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर और ये 3 नंबर, तो टोटल 11 नंबर का। और जो ये ऊपर वाला है ये भी 3 क्वेश्चन है 4 नंबर के, तो ये 12 नंबर का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राइट डाउन एक्शन इंडिकेटर, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग्स गिवन। अगर डायबिटिक्स वगैरह देते हैं तो उसके एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, डिजिटल्स के क्या होते हैं, बार्बिचुरेट्स के क्या होते हैं। मेक ए नर्सिंग केयर प्लान, लास्ट क्वेश्चन था कि केयर प्लान बनाओ अनकॉन्शियस पेशेंट का, ये 9 नंबर का क्वेश्चन। तो ये टोटल पेपर है, उसको हम सोल्व करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है शॉक, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो शॉक किसे कहते हैं, शॉक की क्लास ली हुई है, पूरी एक क्लास ली हुई है, वहां से इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, शॉक को हम इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन की क्या होती है, धीरे धीरे कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है। इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन रिजल्ट ड्यू टू 1 और मोर फॉलोइंग, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन के। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण शॉक होता है।
टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे ही हम शॉक कहते हैं। तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, इसमें क्या है, शॉक इज ए कंडीशन द सडन ड्रॉप इन ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी, सडन ड्रॉप ब्लड फ्लो, सडन ड्रॉप ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी। इसमें क्या है, ब्लड फ्लो सडनली कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन कम होने के कारण टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, और उसके कारण क्या हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। तो इसके कारण क्या होता है, हार्ट फेलियर के कारण हो सकता है, द हार्ट फेलियर टू पंप ब्लड, अगर हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा है, ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण क्या है, ब्लड फ्लो की कमी आ जाएगी, और ये इसके कारण शोक हो सकता है। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम होने के कारण शोक की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। आर्टेरियल रेजिस्टेंस के कारण हो सकता है। कैपिलरी ऑफ द वेनस ब्लड, और वेनस ब्लड का रिटर्न है उनका कम होने के कारण हो सकता है, और भी हो सकता है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक, जो ब्लड में वॉल्यूम कम हो जाए, या एक्सीडेंटली या ब्लड लॉस हो जाए, ये कोई घटना होने के कारण या कोई एक्सीडेंट होने के कारण, तो उसे हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। और एलर्जिक शॉक, कोई भी एलर्जी कंडीशन के कारण हो गया तो वो एलर्जिक शॉक कहलाता है। या फिर दूसरा है जो सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन के कारण हो गया तो उसे सेप्टिक शॉक कहते हैं। तो ऐसे 5 टाइप के होते हैं। तो उसको हमने एक क्लास में पढ़ाया हुआ है, शॉक की एक क्लास ली हुई है, इसी चैनल पे आप देख सकते हो, उसमें हमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पे 1 नंबर का पूछा है तो इतना लिख दोगे तो काफ़ी है। उसके बाद में नेक्स्ट है हेमेप्टोसिस। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए ब्लड इन स्पूटम। अगर स्पूटम में ब्लड हो, अगर थूक में ब्लड आए तो क्या कहलाता है, हेमेप्टोसिस कहलाता है। थूक में अगर ब्लड आता है तो उसे हेमेप्टोसिस कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फ्लेबाइटिस। तो फ्लेबाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन इज कॉल्ड फ्लेबाइटिस। ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है। जहां पे भी टिस लगता है तो उस चीज का इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इट इज ए डिफाइन एज द इन्फ्लामेशन ऑफ ए वेन। वेन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, फ्लेबाइटिस कहते हैं। तो फ्लेबाइटिस की सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर वेन में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे फ्लेबाइटिस कहते हैं। अब है कोरिया। कोरिया क्या है, तो इट इज ए रैपिड जर्की इनवॉलेंटरी मूवमेंट। रैपिड जर्की इनवॉलेंटरी मूवमेंट रैपिड जर्की इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज और फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स का, जो चेहरे की मसल्स है, उसका इनवॉलेंटरी, इसके अंदर रैपिड जर्की और इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है। इसके अंदर रैपिड जर्की इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज और फेशियल मसल्स। जो फेशियल मसल है, ये जो चेहरे की मसल है, इसके अंदर इनवॉलेंटरी मूवमेंट होगा, या फिर एक्सट्रीमिटीज है उसके अंदर ऐसा मूवमेंट आएगा, उसे कहते हैं कोरिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कोरिया कहते हैं। ये क्या है, मूवमेंट की डिसऑर्डर है। ये मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसके अंदर रैपिड जर्की इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं, एक्सट्रीमिटीज या फेशियल मसल्स होती है उसके अंदर ऐसे मूवमेंट होते हैं। तो ये मूवमेंट की डिसऑर्डर है, तो इसे कोरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपके मैलिग्नेंसी। नेक्स्ट क्या है, मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी क्या है, कैंसर।
तो मैलिग्नेंसी क्या है? कैंसर। तो हैविंग सेल और प्रोसेस दैट आर कैरेक्टराइज ऑफ कैंसर, तो जो सेल्स होती है उसका बनना, तो हैविंग सेल और प्रोसेस और कैरेक्टराइज ऑफ कैंसर, कैंसर सेल का बनना। ऐसी कोशिका का बनना जो किसकी हो? कैंसर सेल की हो, कैंसर सेल की कोशिका हो, तो वो मैलिग्नेंसी कहते हैं। तो कैंसर जो है दो टाइप के कैंसर, एक होता है बिनाइन, एक होता है बिनाइन हो सकता है, एक होता है मैलिग्नेंट हो सकता है। बिनाइन हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है। तो कैंसर किसे कहते हैं? ए डिजीज, ऐसी डिजीज, ए डिजीज इन विच एबनॉर्मल सेल, इसमें क्या करते हैं? एबनॉर्मल सेल बनने लग जाती है एंड एबनॉर्मल सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबल destroy body tissue. A disease in which abnormal cells divide and destroy body tissue. बॉडी टिश्यू को क्या कर दे? एबनॉर्मल सेल बन के बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दे, वो क्या कहलाती है? कैंसर सेल कहलाती है। तो वो कैंसर सेल कहलाती है जो क्या करती है? ए डिजीज इन विच एबनॉर्मल सेल डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये क्या करती है? ये बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये जो है, तो ये जो सेल्स बनती है, जो ट्यूमर बनती है, दो ट्यूमर बनती है, वो दो टाइप से हो सकती है। तो जो सेल्स की जो ट्यूमर बनती है वो दो टाइप से हो सकती है, एक बिनाइन हो सकती है, एक मैलिग्नेंट हो सकती है। तो बिनाइन जो ट्यूमर होती है, एक होती है बिनाइन, एक होती है बिनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन जो ट्यूमर होती है ये क्या करती है? बिनाइन ट्यूमर रहती है, तो ये ट्यूमर नॉन कैंसरियस सेल होती है, ये नॉन कैंसरियस सेल भी हो सकती है। नॉन कैंसरियस सेल्स जो ये ट्यूमर होती है, तो ये नॉन कैंसरियस सेल्स होते ट्यूमर हो सकती है। और मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होती है वो क्या होती है? कैंसर सेल होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह में फैल जाती है और बिनाइन एक कैप्सुलेटेड एरिया में एक ही जगह पे ट्यूमर बनती है। तो दो टाइप की ट्यूमर होती है, एक बिनाइन होती है, एक मैलिग्नेंट होती है। तो ये मैलिग्नेंसी जो कैंसर की सेल्स होती है वो मैलिग्नेंसी सेल्स कहलाती है, जो कैंसर की सेल होती है। तो हैविंग सेल और प्रोसेस दैट कैरेक्टराइज ऑफ कैंसर इज कॉल्ड मैलिग्नेंसी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके अरिथमिया। अरिथमिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अरिथमिया क्या होता है? Arrhythmia can be defined as when heart rate, rhythm, conduction or contour of any individual have is abnormal। इसके अंदर क्या होता है? अरिथमिया का मतलब ये हो गया कि जो हार्ट रेट है, when the heart rate, rhythm, जो हार्ट रेट की रिदम है वो क्या होने लग जाए? चेंज होने लग जाए। जो हार्ट रेट की जो लय है वो असामान्य हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, वो एबनॉर्मल होने लगे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अरिथमिया कहते हैं। जो रिदम अगर एबनॉर्मल होने लग जाए, हार्ट की जो रिदम है वो एबनॉर्मल होने लग जाए तो उसे अरिथमिया कहते हैं। हार्ट की जो रिदम है वो एबनॉर्मल होने लग जाए, उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अरिथमिया कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके थोरेसिंथेसिस।
थोरेसिंथेसिस। थोरेसिंथेसिस क्या होता है? तो थोरेसिंथेसिस एज ए सर्जिकल परफोरेशन ऑफ द चेस्ट वॉल एंड प्यूरल स्पेस with a needle for the inspiration of fluid for the diagnosis and therapeutic purpose for the remove of a specimen or biopsy। इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर एक डायग्नोसिस और जो है थेरापेटिक पर्पज यानी चिकित्सा के पर्पज से जो है फ्लूइड जो है बॉडी से जो लंग्स से एस्पिरेट करते हैं, फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। तो फ्लूइड जो है उसको एस्पिरेट करते हैं। कहाँ से एस्पिरेट करते हैं? चेस्ट वॉल ऑफ प्यूरल स्पेस, जो चेस्ट वॉल या फिर प्यूरल स्पेस होता है लंग्स का, वहाँ से प्यूरल स्पेस होता है, वहाँ से क्या करते हैं? जो छाती की दीवार होती है, चेस्ट की जो दीवार होती है, वहां से चेस्ट वॉल से और जो प्यूरल स्पेस होता है उससे निडल के द्वारा फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है। किसके लिए? पर्पज ऑफ द रिमूवल स्पेसिमेन ऑफ बायोप्सी के लिए, उसे डिजीज का पता लगाने के लिए कि कौन सी डिजीज है उसका पता लगाने के लिए, या फिर थेरेपेटिक पर्पज के लिए एक थोरेसिंथेसिस करते हैं जिसमें चेस्ट वॉल से या फिर जो प्यूरल स्पेस है वहां से एस्पिरेशन के द्वारा फ्लूइड निकाला जाता है। उसका क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है या फिर बायोप्सी की जाती है स्पेसिमेन का पता लगाने के लिए। तो उसे कहते हैं थोरेसिंथेसिस। उसके बाद में है परनीसियस एनीमिया, ब्लड की HB की कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है। ब्लड की कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है। उसे परनीसियस एनीमिया कहते हैं। इट इज टाइप ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये किसका टाइप है? इट इज टाइप ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एसोसिएट विद द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। जो परनीसियस एनीमिया होता है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन जो B12 है, जो विटामिन B12 होता है उसकी डेफिशिएंसी यानी उसकी कमी की वजह से ये एनीमिया होता है। उसे परनीसियस एनीमिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे परनीसियस एनीमिया कहते हैं। ये जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक टाइप है और ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो इसे परनीसियस एनीमिया कहते हैं। उसके बाद में इन्फ्लामेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लामेशन की भी एक क्लास ली हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में। तो इन्फ्लामेशन व्हेन द सेल आर डैमेज, जब सेल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है बाय एनी काइंड ऑफ एजेंट देयर इज ए एक्यूट लोकल रिएक्शन। कोई भी सेल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। किसके कारण? कोई भी लोकल रिएक्शन के कारण ऑफ द टिश्यू इंजरी के कारण इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन कहते हैं। जब सेल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, काइंड ऑफ एजेंट देयर इज एक्यूट लोकल रिएक्शन, कोई भी एक्यूट रिएक्शन के कारण कोई सेल डैमेज हो जाए या इंजरी हो जाए टिश्यू में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। उसके बाद में हाइटस हर्निया क्या होता है? हाइटस हर्निया इसमें क्या है? इट इज ए पर्ट्यूजन मतलब पेट में से एक हिस्से को बाहर निकल जाना ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोमक का कोई भी पार्ट, मतलब स्टोमक से किसी हिस्से का बाहर निकल जाना थ्रो बाई इसोफेजियल ओपनिंग इनटू द डायफ्राम की इसोफेजियल ओपनिंग से क्या स्टोमक का कुछ पार्ट बाहर निकल जाना, पर्ट्यूजन हो जाना, क्या कहलाता है? हाइटस हर्निया कहलाता है। पेट के एक हिस्से का बाहर निकल जाना किसके द्वारा? इसोफेजियल डायग्राम के हिस्से से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? हिटस हर्निया कहलाता है। हिटस हर्निया कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वाले क्वेश्चन है।
तो पहला डिफरेंस वाला क्वेश्चन है आपके हेमेटोसिस और हेमेटेमेसिस क्या होता है, हेमेटेमेसिस और हेमेटोसिस क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था हेमेटोसिस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्पूटम। स्पूटम में अगर ब्लड हो, स्पूटम में अगर ब्लड हो तो उसे क्या कहते हैं, हेमेटोसिस कहते हैं। एसोसिएट विद द कफिंग, जब खांसी करते हैं तो खांसी के साथ में स्पूटम आता है, उसमें अगर ब्लड आता है तो वो कंडीशन कहलाती है हेमेटोसिस। ठीक है, हेमेटोसिस। और हेमेटेमेसिस क्या होती है, अगर वोमिटिंग उल्टी होती है उसके साथ में ब्लड आता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है हेमेटेमेसिस। अगर उल्टी के साथ में ब्लड आए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, उल्टी के साथ में ब्लड आए वो कंडीशन कहलाती है आपके हेमेटेमेसिस। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हो गया पहला पॉइंट, ये एक डिफरेंस हो गया। इसमें क्या स्पूटम के साथ में ब्लड आता है, इसमें वोमिटिंग के साथ में ब्लड आता है। इट इज ए ब्राइट रेड इन कलर विथ फोर्थ, इसका जो ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का कलर आता है। और इसके अंदर वोमिटिंग वाले में डार्क ब्राउन इन कलर ड्यू टू गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट के कारण कैसा कलर आता है, डार्क ब्राउन कलर का कलर ब्लड आता है। और इसमें जो है ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है। इसके बाद में हेमेटोसिस कैन बी लिंक ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन, ये किसकी वजह से हो सकता है, जो स्पूटम है उसमें ब्लड किसकी वजह से आ सकता है, ये पल्मोनरी इन्फेक्शन की वजह से आता है। लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से आ सकता है, लंग कार्सिनोमा की वजह से आ सकता है, लंग्स में कैंसर हो गया तो उसकी वजह से आता है। कोई एबनॉर्मलिटी हो गई, एबनॉर्मलिटी ऑफ द हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी आ सकता है। उसके बाद में ब्लड वेसल्स की कोई एबनॉर्मलिटी हो गई तो आ सकता है। पल्मोनरी आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आ सकता है। वेन में एबनॉर्मलिटीज है, पल्मोनरी वेन में कुछ एबनॉर्मलिटी है तो ये ब्लड आ सकता है, हेमोप्टाइटिस का ब्लड आ सकता है। लेकिन अगर वोमिटिंग वाले इसमें हो रहा है, इस वोमिटिंग के साथ ब्लड आया तो उसका रीजन हो सकता है इसोफेजियल वेरियस पोर्टल हाइपरटेंशन, इसोफेजियल वेरियस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हो सकता है। स्टोमक में अगर अल्सर वगैरह हो गए, स्टोमक में अगर कहीं से इसोफेजियल इंजरी हो गई तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जो ब्लीडिंग होती है ये इसोफेजियल एरिया यानी स्टोमक वगैरह इधर से ब्लीडिंग हो तो वो होता है। और ये वाली जो है ये जो है लंग्स में कहीं पे इंजरी वगैरह हो जाती है, लंग्स में अगर कोई हो जाती है तो वहाँ पे ये होता है। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो पीएच है, पीएच वैल्यू विल बी नॉर्मल। और इसमें जो पीएच आएगा, इसमें जो पीएच में कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, जो पीएच वैल्यू है वो नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आता है तो इसमें पीएच वैल्यू जो है एसिडिक हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। इसमें जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक हो जाएगी, तो एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, इसमें पीएच जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके एसिडिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन द हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया में डिफरेंस क्या होता है। हाइपर मतलब शुगर लेवल का बॉडी में ज्यादा हो जाना, वो हाइपर, सिर्फ हाइपर वर्ड का मतलब निकाले तो वो कहलाता है ज्यादा, और हाइपो मतलब कम होना। एक तो ग्लूकोज लेवल का ज्यादा हो जाना, एक होता है ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना, तो वो कहलाता है हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया। तो पहला जो डिफरेंस हमने पढ़ा था हेमेटोसिस और हेमेटेमेसिस, तो उसमें स्पूटम के साथ में ब्लड आता है, इसमें वोमिटिंग के साथ में ब्लड आता है। इसका पीएच उसमें जो है पीएच में कुछ चेंजेस नहीं आता, लेकिन अगर वोमिटिंग में ब्लड आया तो उस पीएच में चेंजेस आ सकता है। और अगर इसोफेजियल इंजरी हो गई तो उसकी वजह से वोमिटिंग में ब्लड आ सकता है, क्योंकि जो ये रास्ता वो तो अलग ही होता है, इसोफेगस स्टोमक ये वाला एरिया, इससे अगर कोई इंजरी वगैरह हो गई, यहाँ की कोई डिजीज हो गई तो पोर्टल हाइपरटेंशन में प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन हेमेटोसिस में जो है लंग से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी में कुछ डैमेज हो गया, वेन में कुछ डैमेज हो गया, हार्ट में कुछ डैमेज हो गया तो वो पल्मोनरी आर्टरी डिस्टर्ब हो सकता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। ये डिफरेंस हो गया। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया।
तो हाइपर मैंने बताया था, हाइपर में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज लेवल और हाइपो में कम हो जाता है। तो कितना क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल में बी वेरी फ्रॉम 300 to 800 mg पर DL। इसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 300 से 800 mg पर DL हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया में। किसमें, हाइपरग्लाइसीमिया में। हाइपरग्लाइसीमिया में ब्लड ग्लूकोज का लेवल 300 से 800 mg DL हो सकता है, 300 से 800 mg DL हो सकता है। और हाइपोग्लाइसीमिया कब कहलाता है, जब ग्लूकोज लेवल, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल लेस देन 50 से 60 mg DL। अगर 50 से 60 mg DL से कम हो जाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 50 से 60 mg DL से कम हो जाए तो वो कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया। 50 से 60 कम हो जाए तो वो कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर 300 से ऊपर हो जाए तो वो कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया। वैसे नॉर्मली जो होता है वो 70 से 120 फास्टिंग होता है, 70 से 120 mg DL ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। तो इससे कम होना, ज़्यादा होना हाइपर और हाइपो कहला सकता है। ठीक है, तो इसमें कितना बताया है कि 300 से ज़्यादा हो जाना और 50 से कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं, तो हाइपर का कारण क्या हो गया, हाइपर का कारण हो गया डिक्रीज और मिस डोज ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन की डोज मिस कर दी, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है और उसने इंसुलिन की डोज मिस कर दी और उसने खाना खा लिया तो ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके कारण भी हो सकता है। तो मेन जो कारण हो गया डिक्रीज इंसुलिन और मिस इंसुलिन डोज। अगर इंसुलिन क्या हो गया, कम हो गया और आपने इंसुलिन नहीं दिया पेशेंट को तो भी बढ़ सकता है। उसके बाद में एन इलनेस ऑफ इन्फेक्शन, और बीमारी और कोई इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, अगर ज़्यादा पेशेंट टेंशन में स्ट्रेस ले रहा है तो उसके कारण भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। कोई इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई या प्रेगनेंसी है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। और इस हाइपोग्लाइसीमिया का क्या रीज़न है, टू मच इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टू लाइक लिटिल फूड। तो ज़्यादा मात्रा में अगर इंसुलिन दे दिया पेशेंट को तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। अगर इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में दे दिया तो वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। दूसरा रीज़न है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब जो टेबलेट्स आती है वो ज़्यादा मात्रा में ले ली जो पेशेंट की डायबिटीज को कंट्रोल करता है तो उसके कारण भी हो सकता है। या फिर वो टाइम पे प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, बहुत कम मात्रा में खाना खा रहा है तो भी वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। ये 3 रीजन हो गए। उसके बाद में एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, अगर वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करे, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करे और ज़्यादा वो एक्टिविटी करे तो उसकी वजह से भी वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। ये हो गया हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम। उसके बाद में नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। इसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो हाइपरग्लाइसीमिया में क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, तो इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। पेशेंट में जो हाइपरग्लाइसीमिया है उसमें जो फर्स्ट सिम्टम है वो देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, पेशेंट की जैसी शुगर बढ़ेगी पेशेंट का डिहाइड्रेशन हो जाएगा पेशेंट में, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएंगे। उसके बाद में पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। पॉलीयूरिया मतलब यूरिन का ज़्यादा हो जाना, यूरिन ज़्यादा आना। 24 घंटे के अंदर 24 आवर में 2000 ml से भी ज़्यादा यूरिन का बनना क्या कहलाता है, पॉलीयूरिया कहलाता है। 24 घंटे में 2000 ml से भी ज़्यादा यूरिन का बनना पॉलीयूरिया कहलाता है। पॉलीडिप्सिया क्या कहलाता है, पॉलीडिप्सिया ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है, ज़्यादा प्यास लगना। ब्लंट विजन कैसा हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, विजन आपको धुंधला देखने को मिलेगा। विजन है वो जो है वो कैसा देखने को मिलेगा,
धुंधला देखने को मिलेगा। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स, तो जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसके अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसके अंदर सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको स्वेटिंग, स्वेटिंग का मतलब हो गया पसीना आना, स्वेटिंग का मतलब हो गया पसीना आना, स्वेटिंग का मतलब हो गया पसीना आना, ज्यादा पसीना आना। उसके बाद में ट्रिमर्स हो सकते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर सिम्टम क्या आएंगे, स्वेटिंग, पसीना आना, ट्रिमर्स, टेकीकार्डिया, हार्ट रेट का तेज हो जाना, एचआर का तेज हो जाना, ट्रिमर्स आ सकते हैं, पाल्पिटेशन हो सकता है, नमनेस हो सकता है, सुन्नपन, हंगर, भूख ज़्यादा लगना, भूख लगती है, अगर शुगर लेवल कम हो गया तो भूख लगेगी ऑफकोर्स, और पाल्पिटेशन हो जाएगा। ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, पाल्पिटेशन वगैरह। और ट्रिमर्स का मतलब होता है कंपकपी आना, घबराहट, घबराहट भी बोल सकते हैं, जैसे पाल्पिटेशन होती है तो घबराहट होती है, कंपकपी, कंपकपी आना, ये कुछ सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में। तो डिफरेंस आपको सिंपल सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर ये सिम्टम आते हैं और इसके अंदर ये सिम्टम आते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बर्न एंड स्केल, स्केल्स और बर्न में क्या डिफरेंस है। तो बर्न क्या है और स्केल्ड क्या है। बर्न का मतलब तो हो गया जलना, किसी से जल जाता है, बर्न जल जाता है। और स्केल्ड का मतलब हो गया झुलसना, झुलसना वर्ड से लिया हुआ है, झुलसना, झुलसना, और ये जलना। बर्न आर कोज ड्यू टू ड्राई हीट, ये कैसे होता है, ड्राई हीट से जल जाना, ड्राई हीट से जल जाना, सच एज रेडिएशन, या तो रेडिएशन से या कोई केमिकल गिरने से या फिर इलेक्ट्रिक बर्न, करंट लगने से जल जाना कैसा कहलाता है, बर्न कहलाता है। कोई रेडिएशन की वजह से, कोई रेडिएशन की वजह से, या फिर किसकी वजह से, केमिकल, कोई केमिकल गिर गया उसकी वजह से, एसिड वगैरह गिर गया उसकी वजह से, या फिर इलेक्ट्रिक बर्न हो गया, करंट आ गया उसकी वजह से जल गया, तो वो कहलाता है बर्न कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, बर्न कहलाता है। और स्केल्ड इज ए ड्यू मॉइस्ट हीट, ये ड्राई हीट होता है, ये कैसा होता है, मॉइस्ट हीट होता है। ये एक तो हो गया ड्राई हीट, ये हो गया ड्राई हीट, ड्राई हीट, और एक हो गया मॉइस्ट हीट, शुष्क गर्मी, और ये नम, इसका मतलब होता है नम, वो होता है शुष्क। तो जैसे बॉइलिंग,